बेटा, चला गया था ये। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, काश की 16 पार्टिसिपेंट और कौन कौन आ गए? मनीषा शर्मा, पूजा कमावत, तनुश्री सोलंकी। सुमन चौधरी के बाद कौन आए? तनुश्री सोलंकी, इंदिरा चौधरी और मनीषा शर्मा भी आई हैं। मनीषा शर्मा तो पहले ही आ गई थी, है ना। अभी तनुश्री और इंदिरा चौधरी आई हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। बस कास्ट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। कास्ट वुड के बारे में, तो भोजन तथा रेशे के पश्चात कास्ट सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला पादप उत्पाद है। तो आदि काल में, एक बार ममता शर्मा, दीक्षा अंजलि शर्मा, ममता शर्मा को एडमिट कर देते हैं। एक बार ममता शर्मा आई है बेटा, मनीषा शर्मा तो आ गई थी, ममता शर्मा हो रही है। एक मिनट अपन स्टार्ट करते हैं। ममता शर्मा, मनीषा शर्मा, अस्मा आई है अभी। ठीक है बेटा, वुड के बारे में बात करते हैं। तो भोजन तथा रेशे के पश्चात सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला पादप उत्पाद है। मतलब वुड के बारे में बात कर रहे हैं। अश्मा को ज्वाइन कर ले दो। भोजन तथा रेशे के पश्चात वुड कास्ट सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला पादप उत्पाद है। आदिकाल में मानव वुड काष्ठ को आवास, औजार, बर्तन तथा नाव इत्यादि निर्माण में प्रयुक्त करता था। आज के युग में धातुओं तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, परंतु वुड का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह काष्ठ एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीनीकृत योग्य संसाधन है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वुड, काष्ठ के लक्षण व संरचना। तो कैम्बियम की सक्रियता द्वारा बना द्वितीयक जाइलम काष्ठ कहलाता है। सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम अथवा काष्ठ का निर्माण बहुवर्षीय द्विबीजपत्रियों तथा जिम्नोस्पर्म्स में होता है। काष्ठ के निर्माण से वृक्षों की मोटाई में वृद्धि होती है तथा यह संवहन कार्य व यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए काष्ठ एक विषमांग ऊतक है, हेट्रोजीनस टिश्यू है, जो 4 प्रकार की कोशिकाओं या तत्वों से बना होता है। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? तत्व, एक तो है ट्रैकीड्स, वाहिनिकाएं, वेसल्स, वाहिकाएं, तीसरा है वुड फाइबर्स, काष्ठ तंतु, तथा चौथा है जाइलम, मृदुतक, वुड पैरेन्काइमा। एक बार जेठालाल आए, कोई जेठालाल हैं, इनको एडमिट कर देते हैं। जेठालाल नाम बोले बेटा, फादर से तो आ रहा है जेठालाल को, किसकी अटेंडेंस लगानी है इसमें? जेठालाल दिखा रहा है स्क्रीन पे। विभिन्न प्रकार की काष्ठ की प्रकृति तथा उपयोगिता इन तत्वों की पारस्परिक स्थिति तथा मात्रा पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पोरस एंड नॉन पोरस वुड, मतलब छिद्रिल तथा अछिद्रिल काष्ठ। तो जाइलम की वाहिकाओं, वेसल्स की गुहा अनुप्रस्थ काठ में गोल छिद्रों के रूप में दिखाई देती है। अनावृत बीजों की काष्ठ में वाहिकाओं का अभाव होता है। क्या बोला? अनावृत बीजों की काष्ठ में वाहिकाओं का अभाव होता है। इस प्रकार की
वाहिकाओं रहित काष्ठ को नॉन पोरस वुड कहते हैं, मतलब अरंध्री काष्ठ कहते हैं। अब आवृत बीजी की काष्ठ में आवृत बीजियों की काष्ठ में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं तथा इस प्रकार की वाहिकाओं युक्त काष्ठ को पोरस वुड सरंध्री काष्ठ कहते हैं। कहने का मतलब है पोरस वुड किसे कहते हैं और नॉन पोरस वुड किसे कहते हैं। तो अनावृत बीजों की काष्ठ में वाहिकाओं का अभाव होता है, वेसल्स का अभाव होता है। तो इस प्रकार की वाहिकाओं रहित काष्ठ को नॉन पोरस वुड कहते हैं। अनावृत बीजों की काष्ठ में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, आवृत बीजों की काष्ठ में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं तथा इस प्रकार की वाहिकाओं युक्त काष्ठ को सरंध्री काष्ठ कहते हैं। अब सरंध्री काष्ठ पोरस वुड वाहिकाओं की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली है रिंग पोरस वुड, दूसरी है डिफ्यूज्ड पोरस वुड, वलय छिद्रिल काष्ठ। ये क्या होती है? काष्ठ के अनुप्रस्थ काट में वाहिकाएं भिन्न भिन्न व्यास की तथा सकेंद्री वलयों में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में उपस्थित होती हैं। बसंत काष्ठ की वाहिकाएं चौड़े व्यास की होती हैं, जबकि शरद काष्ठ की वाहिकाएं सकड़े व्यास की होती हैं। मतलब बेटा जो स्प्रिंग वुड है उसकी वेसल्स तो चौड़े डायमीटर वाली होती हैं, जबकि विंटर वुड में जो वेसल्स उपस्थित होती हैं वो नैरो डायमीटर वाली होती हैं। तो इस प्रकार की काष्ठ शीतोष्ण वृक्षों में मिलती है, जैसे कि बेटा आवाज आ रही है किसी की, जैसे कि एग्जाम्पल है रोबिनिया, अल्मस, टेक्टोना, TECTONA टेक्टोना एंड टेमेरिक्स क्यूरकस। अब बात करते हैं डिफ्यूज्ड पोरस वुड की, विसरित छिद्रिल काष्ठ। तो ऐसी काष्ठ, ऐसे वुड जिसमें वाहिकाएं वेसल्स लगभग एक समान व्यास की होती हैं तथा अनियमित वितरित रहती हैं, विस्तृत छिद्रिल काष्ठ कहलाती है। तो अपन लेते हैं एग्जाम्पल, क्या है इसका? बेट्यूला या बिटूला, BETULA। सेकेंड एग्जाम्पल है पॉपुलस, थर्ड है शीशम, डलबर्जिया सीसू, बबूल जिसको की बॉटनिकल नेम क्या है? अकेशिया नीलोटिका, तथा सिरस एल्बीजिया। अब यह काष्ठ उष्ण कटिबंधीय वृक्षों में पाई जाती है। सरंध्री काष्ठ मतलब पोरस वुड, सरंध्री काष्ठ को कठोर काष्ठ, हार्ड वुड भी कहते हैं तथा अरंध्री काष्ठ को सॉफ्ट वुड, मृदु काष्ठ भी कहते हैं। यहाँ कठोर काष्ठ तथा मृदु काष्ठ का तात्पर्य काष्ठ की भौतिक कठोरता एवं मृदुता से नहीं है। बेटा एक बार जेठालाल गाड़ा आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बेक्स सीबा के द्वितीयक जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के कारण इसे कठोर काष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन भौतिक लक्षणों के आधार पर यह मृदु होती है। इसके विपरीत पाइनस की काष्ठ में वाहिकाओं की अनुपस्थिति के कारण इसे सॉफ्ट वुड, मृदु काष्ठ में रखा जाता है, लेकिन भौतिक लक्षणों के आधार पर इसकी काष्ठ कठोर
होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग वुड की। हाँ बेटा जेठालाल गाड़ा, आपका वो बताएं क्या है जेठालाल? आपके क्या नाम है? आपकी डॉटर है, बहन है, क्या नाम है? जेठालाल या आप ही हो इसमें? बीएससी थर्ड ईयर में आप ही हो? जेठालाल का नाम आ रहा है यहाँ पे, जेठालाल गाड़ा। जेठालाल गाड़ा बोलो बेटा, जेठालाल। फिर अटेंडेंस कैसे भेजेंगे जेठालाल? हाँ पूजा मीना तो आई गई, ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड की। वसंत काष्ठ एवं शरद काष्ठ। तो शीतोष्ण क्षेत्रों टेम्परेट रीजन्स में कैम्बियम की सक्रियता। हम कौन से गोला पे आ गए? बेटा आवाज नहीं किसकी आ रही है? जेठालाल काड़ा। हाँ शीतोष्ण क्षेत्रों में कैम्बियम की सक्रियता वर्ष भर एक समान नहीं होती, बल्कि वसंत ऋतु में अधिक तथा शरद ऋतु में कम सक्रियता के फलस्वरूप अधिक वसंत काष्ठ या अग्र काष्ठ अर्ली वुड तथा कम शरद काष्ठ या लेट वुड का निर्माण होता है। वसंत काष्ठ में स्प्रिंग वुड में वाहिकाएं छोटी व सकड़ी होती हैं तथा यह काष्ठ तुलनात्मक रूप से गहरे रंग की होती है। ये दोनों प्रकार की काष्ठ मतलब स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड सामूहिक रूप से वार्षिक वलय एनुअल रिंग का निर्माण करती हैं, जो एक वर्ष की द्वितीयक वृद्धि को निरूपित करती है। स्तंभ के अनुप्रस्थ काट में इन्हें आसानी से विभेदित किया जा सकता है। प्रत्येक वार्षिक वलय एनुअल रिंग में भीतर की ओर वसंत काष्ठ तथा बाहर की ओर शरद काष्ठ उपस्थित होती है। वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है तथा इस विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हार्ट वुड एंड सैप वुड, अंतः काष्ठ तथा रस काष्ठ। तो पुराने वृक्षों के स्तंभों में पूर्व के वृक्षों में बना द्वितीयक जाइलम जो केंद्रीय भाग में स्थित होता है निष्क्रिय हो जाता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टैनिन, तेल आदि पदार्थ भरे जाते हैं तथा इसकी वाहिकाओं में टाइलोसिस विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह काष्ठ असंवहनी, अधिक कठोर तथा चिरस्थायी हो जाती है। यह काष्ठ गहरे भूरे रंग की या कत्थई रंग की दिखाई देती है। इसे अंतः काष्ठ अथवा ड्यूरामेन, हार्टवुड और ड्यूरामेन कहते हैं। यही काष्ठ वाणिज्यिक महत्व की काष्ठ होती है। द्वितीयक जाइलम का परिधीय भाग जो नवनिर्मित होता है रस काष्ठ या अल्बर्नम, सेपवुड और अल्बर्नम कहलाता है। यह काष्ठ हल्के रंग की तथा संवहनी होती है तथा इसका वाणिज्यिक महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं काष्ठ के भौतिक लक्षण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। तो काष्ठ के विभिन्न भौतिक गुण इसकी उपयोगिता के निर्धारण में सहायक होते हैं। भौतिक लक्षणों का निर्धारण संगठक कोशिकाओं के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स तथा भित्तियों के स्थूलन, वॉल थिकनिंग आदि पर निर्भर करता है। फर्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण। वे लक्षण जो काष्ठ पर लगे बाह्य बलों का प्रतिरोध करते हैं
यांत्रिक गुण कहलाते हैं। इनमें प्रमुख है स्ट्रेंथ, तो काष्ठ पर रखे गए भार या इस पर लगाए गए दाब को सहन करने की क्षमता को स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ बाह्य अनुप्रयुक्त बल अप्लाइड फोर्स के अनुसार निम्न प्रकार की होती है। पहला है क्रशिंग स्ट्रेंथ, संदलन क्षमता, तो बाह्य दल के कारण संदलित चूरा हुए बिना उसे सहन करने की क्षमता को संदलन क्षमता कहते हैं। दूसरा है तनन क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो काष्ठ को दो विपरीत दिशाओं में खींचने या तानने पर इसके द्वारा प्रदर्शित विरोध को तनन तनन क्षमता कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। दया तप्पू के पापा गाड़ा, भैया एक क्या है दया टापू, या है कोई दया डी वाई है, दया टप्पू के पापा गाड़ा, दया टप्पू के बेटे किसके पापा ही हैं? दया टप्पू के पापा। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ माने अपरूपण क्षमता, तो काष्ठ के रेशों को छीलकर या चीरकर पृथक करने के लिए अनुप्रयुक्त बल के प्रति काष्ठ द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध अपरूपण क्षमता शेयरिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब क्रॉस खंड क्षमता, काष्ठ पर मोड़ने या झुकाने के लिए लगाए गए बल के प्रति प्रतिरोध को क्रॉस खंडन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिफनेस एंड इलास्टिसिटी, दृढ़ता एवं लचीलापन, आकृति में परिवर्तन अथवा विकृति वाले बलों के प्रति काष्ठ के प्रतिरोध की क्षमता को कड़ापन कड़ापन मतलब कड़ापन क्षमता, कड़ापन सामर्थ्य कहते हैं। काष्ठ की अस्थायी विकृति या आकृति परिवर्तन सहन करने की क्षमता को उसका लचीलापन कहते हैं। बाह्य बल हटाने पर यह पुनः अपनी वास्तविक आकृति प्राप्त कर लेती है। अब लेते हैं विदलनता। विदलनता मतलब क्लीवेबिलिटी किसे कहते हैं? काष्ठ को इच्छा अनुसार काटा या चीरा जा सकता है। इसकी आसानी से काटे या चीरे जाने की क्षमता को विदलनता कहते हैं। नेक्स्ट है चिमड़पन, टफनेस, निरंतर तीव्र झटके या हथौड़े की चोट बिना टूटे या फटे सहन करने की क्षमता टफनेस कहलाता है, चिमड़पन कहलाता है। इस प्रकार ऐसी काष्ठ आसानी से टूटती नहीं है। अब लेते हैं कठोरता मतलब हार्डनेस, काष्ठ की खरोंच व रगड़ के प्रति प्रतिरोधकता उसकी कठोरता कहलाती है, जो वस्तुओं की मात्रा तथा व्यवस्था पर निर्भर करती है। अब लेते हैं नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड। वुड के अयांत्रिक गुण कौन कौन से हैं? एक तो है मॉइस्चर, दूसरा है डेंसिटी, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी एंड चौथा है सरफेस कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट बात करते हैं अबाउट द नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड। पहला है
आर्द्रता, मॉइस्चर। तो कास्ट वुड आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है तथा इसकी मात्रा घनत्व के प्रति लोमानुपाती होती है। इसकी मात्रा घनत्व के प्रति लोमानुपाती होती है। रस काश में नमी की मात्रा अंतःकाश की अपेक्षा अधिक होती है। सेकंड है घनत्व, जिसको कि आप डेंसिटी कहते हो। तो काष्ठ के इकाई आयतन की संहति उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व उसके कोशिका पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। काष्ठ की विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी वायु छिद्रों की उपस्थिति के कारण 1 से कम होती है। 0.50 से कम विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली काष्ठ हल्की तथा 0.50 से 0.70 की मध्यम भारी व 0.70 से अधिक वाली भारी काष्ठ कहलाती है। एक में बेटा दया तप्पू के पापा, ये कौन है बेटा? नाम बोलो, बच्ची का नाम बोलो बेटा। दया तप्पू के पापा, ये कौन है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब चिर स्थायित्व। तो कवक, जीवाणु या कीटों के प्रति काष्ठ की प्रतिरोधी क्षमता को चिर स्थायित्व ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। काष्ठ में उपस्थित तेल, टैनिन, रंजक आदि के कारण यह क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सतही गुण, मतलब सरफेस कैरेक्टर्स ऑफ द वुड। मतलब फर्स्ट है सरफेस कैरेक्टर्स में ब्राइटनेस माने चमक। यह गुण काष्ठ द्वारा प्रकाश परावर्तन क्षमता को दर्शाता है, जिससे वह चमकदार दिखाई देती है। दूसरा है रंग, कलर। काष्ठ में उपस्थित रंजक, टैनिन आदि के कारण इसका रंग होता है तथा रस काष्ठ व अंतःकाश में विभेदन भी दिखाई देता है। तीसरा है गंध, स्मेल। काष्ठ की विशिष्ट गंध उसमें उपस्थित तेलों के कारण होती है। काष्ठ की गंध विशिष्ट होती है, जिसके द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। फोर्थ है टेक्सचर माने गठन। तो काष्ठ की संगठक कोशिकाओं का आकार तथा अनुपात इसके गठन को निर्धारित करता है। वाहिकाओं युक्त काष्ठ खुरदरी तथा वाहिकाओं रहित काष्ठ चिकनी कहलाती है। नेक्स्ट है ग्रेन। काष्ठ में संगठक कोशिकाओं का अभिविन्यास ग्रेन कहलाता है। जब काष्ठ रेशे अक्ष के समानांतर हो तो इसे सीधे ग्रेन वाली काष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार रेशे सर्पिल विन्यासित होने पर सर्पिल ग्रेन काष्ठ कहलाती है। इसके विपरीत जब रेशे दो विपरीत सर्पिल क्रमों में विन्यासित हो तो उसे अंतर्ग्रंथित ग्रेन काष्ठ कहते हैं। ग्रेन की प्रकृति काष्ठ के विभिन्न यांत्रिक गुणों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है फिगर्स, आकृतियां। काष्ठ की वृद्धि, वलय तथा रश्मियां इसकी सतह पर विभिन्न आकृतियां प्रदान करती हैं, जो काष्ठ का एक सजावटी गुण है। नेक्स्ट अपन कर लेंगे सीजनिंग ऑफ वुड। तो सबसे पहले आ गई भावना चलसी, पायल राजे, चंदा शर्मा। अब है
निकिता शर्मा, 1 मिनट देख लेते हैं। निकिता शर्मा की लग गई। पिंकी चौधरी आ गई, कंचन चौधरी आ गई, और सुमन चौधरी, ममता शर्मा ये आ गई, ममता शर्मा, मनीषा शर्मा, अस्मा अस्मा, पूजा कुमावत, अच्छा पूजा कुमावत, पूजा कुमावत, पूजा कुमावत आई हैं, ये पूजा कुमावत, अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा, और ये है पूजा मीना, पूजा मीना। तो बेटा अपन काश के बारे में बात कर रहे हैं। कल अपन लेते हैं सीजनिंग ऑफ वुड, और काश पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं भी बता देती हूँ। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन है, छिद्रिल व अछिद्रिल काश में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है बसंत काश व शरद काश में अंतर बताइए। स्प्रिंग वुड व ऑटम वुड में अंतर बताइए। अंत्य काश व रस काश में विभेद कीजिए। और जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं साल व सागवान के वानस्पतिक लक्षणों, काश के गुणों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार कल अपन सागवान को पढ़ेंगे, टीक के वृक्ष को पढ़ेंगे, शीशम, बबूल तथा रोहेड़ा के वानस्पतिक नाम लिखिए, उनके कुल, वानस्पतिक लक्षण, काश के गुण तथा उपयोग बताइए। तो कल अपन ये सब लेंगे, शीशम है, बबूल है, रोहेड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस की विभिन्न जातियों के नाम, वानस्पतिक लक्षण तथा उपयोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन काश के स्रोत, 10 पादपों के वानस्पतिक नाम व कुल बताइए। तो ईंधन काश के 2 स्रोत, पौधों के वानस्पतिक नाम तथा कुल बताइए। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है चुआ तेल का स्रोत तथा उपयोग बताइए। तारपीन के तेल का स्रोत तथा इसके 2 उपयोग बताइए। तो कल अपन बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वुड, जैसे कि टीक है, सागवान है, साल है, साल शीशम है, और मारवाड़ टीक है जिसे कि रोएड़ा कहते हैं, बबूल है। इसकी बात अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो अभी कितने जने आए हो आप लोग, इसकी अटेंडेंस हो जाएगी।